वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल thescience.com। और हमने चालू किया था मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर नंबर 1 ऑफ मैथ्स 1 12th स्टैंडर्ड, जिसमें से अब हम पढ़ने जा रहे हैं 1.4। बट 1.4 एक्सरसाइज पढ़ने से पहले आपको अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट आना चाहिए, और ये अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट आएगा देन ओनली पॉसिबल है कि आप 1.4 कर सकते हो और 1.5 कर सकते हो। अब कुछ लोग के कॉलेज में चैप्टर पढ़ाया गया होगा बट उसमें अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट नहीं याद होता, तो इजी वे क्या है याद करने का, मैं वो आपको बताने वाला हूँ। देखिए, आइडेम्पोटेंट लॉ है, सबसे पहला आइडेम्पोटेंट लॉ है। इसमें क्या होता है कि तुम्हारा जो, आप खुद सोचिए, अगर ट्रू एंड ट्रू रहेगा, इसके लिए ट्रूथ टेबल आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो मैंने पहला जो वीडियो बना उसी में बता दिया है, ओके। या फिर मान लो अगर ट्रू और ट्रू होगा, ट्रू एंड ट्रू होगा तो भी ट्रू ही आता है, ओके। पी ए का वैल्यू अगर मान लो ट्रू होगा, ऐसे सेम पी का वैल्यू अगर मान लो ट्रू होगा तो ट्रू ही आने वाला है, और हो चाहे एंड हो। ऐसे मान लो एफ, अब पी का वैल्यू अगर मान लो एफ रहेगा तो फॉल्स फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स रहता है तो भी आंसर फॉल्स ही आता है। और ऐसे ही अगर फॉल्स और फॉल्स भी होता है तो भी ट्रूथ टेबल में आंसर क्या आता है, फॉल्स ही आता है। तो यहाँ पर पी है ना, तो यहाँ पर फिक्स है वैल्यू, तो इसको बोलते हो आइडेम्पोटेंट लॉ। ये सबसे पहला लॉ है, ओके। तो ये आपको याद ही होना चाहिए, इसे बोलते हो आइडेम्पोटेंट लॉ, ओके। इसके पीछे का कोई वो नहीं है, बट आगे का ट्रिक है, इसके लिए आपको बस याद रखना पड़ेगा। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेट करना, इससे उससे कम्युनिकेट करना, अपने पड़ोसी से, एक पर्सन दूसरे पर्सन से। तो ये एक जगह दूसरी जगह से रिप्लेस हो सकता है, उसे बोलते हो कम्यूटेटिव लॉ, ओके। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन की तरह, याद रखिए, एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहे हैं। जैसे अभी और था, मैं अभी एंड का ले लेता हूँ, क्यू आगे आ जाएगा, पी पीछे। अच्छा याद रखना, यहाँ एंड है तो एंड ही आएगा, सिंबल नहीं बदला है। यहाँ साइन, कोई भी लॉ में साइन नहीं बदलता, यहाँ पर सिर्फ पोजीशन चेंज होता है, पोजीशन को लेके, ओके। पी की जगह क्यू आ गया, क्यू की जगह इसकी टोपी उसके सर, ये इधर आ गया उधर आ गया, ओके। ध्यान दो। फिर उसके बाद में क्या, एसोसिएशन लॉ। एसोसिएशन लॉ का मतलब क्या होता है, एसोसिएट हो जाना किसी के साथ, ओके। तो जैसे अभी ये एक ब्रैकेट में बने हुए एक दूसरे के साथ एसोसिएट हुए, अब ये इसके साथ छोड़ देगा और पी एंड पी आ जाएगा, और आर जो था ना, ये वाला पार्ट ऐसे का ऐसा रहेगा। तो पी जो था, पहले इसने एसोसिएशन इसके साथ किया था, आर के साथ, अब ये पी ने पी के साथ एसोसिएशन कर लिया, एसोसिएशन मतलब साथ में आ गया, ओके। तो इसका और भी एक एग्जांपल आप ले सकते हो, पी और ब्रैकेट में क्यू एंड आर। इसको भी मैं कैसे कर सकता हूँ, इसको अगेन पी और क्यू ले लो ब्रैकेट में, और एंड वाला आर साइड में छोड़ दो, ओके। उल्टा भी सोचना, इससे ये भी अगर आप आ गए, ये आपके प्रूफ करने में काम आएगा। अगर इससे ये भी आ गए या इससे यहाँ पर भी आए, यहाँ से यहाँ जाओ, यहाँ से यहाँ, तो उस लॉ को क्या बोलोगे, एसोसिएटिव लॉ। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, तो अभी पी एंड है, अब आप खुद से सोचिए, पी एंड इसके पास जाएगा, पहले पी के पास, तो पी एंड पी को भी मिलेगा एक ब्रैकेट, फिर बीच में क्या है और, तो और लगा दो, ये जो बीच का साइन होगा ना वही बीच का बनेगा, फिर से पी एंड और लास्ट में क्या है आर, उसको भी मिलेगा। अरे आपने सीखा है ना, जब ब्रैकेट के अंदर कोई नंबर जाता है तो नंबर दोनों को मिलता है, इसको भी मिलेगा और उसके बाजू वाले को मिलेगा, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट करना, फैलाना, ओके। तो पी एंड इसको भी मिला, पी एंड आर को भी मिला, और इनके बीच में साइन कौन सा है, और, क्योंकि बीच में और था, ध्यान दो। डी मॉर्गन लॉ, डी मॉर्गन नाम में ही देखो, डी मॉर्गन साइंटिस्ट का नाम था, ओके। और इनके नाम पे डी मॉर्गन लॉ रखा गया। जब किसी भी तुम अलजेब्रिक स्टेटमेंट का नेगेशन लेते हो, किसी भी, अभी यहाँ पर एंड का लिया हो, कल को और हो सकता है, बीच में इम्प्लीकेशन हो सकता है, डबल इम्प्लीकेशन हो सकता है, कुछ भी हो, अगर उसका नेगेशन ले लिया ना वाला किसी भी स्टेटमेंट का, ओके, कंपाउंड स्टेटमेंट का क्या ले लिया, नेगेशन, तो उससे बोलते हो डी मॉर्गन लॉ लगाओगे, ओके। अभी मैं नेगेशन लेता हूँ इसका, तो क्या आ जाएगा, नेगेशन ऑफ पी, फिर एंड है, एंड का क्या आ जाता है और नेगेशन ऑफ क्यू, इसको बोलते हो आप डी मॉर्गन लॉ। फिर आता है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी मतलब किसी की आइडेंटिटी बताना, आइडेंटिटी लॉ मतलब क्या, किसी की आइडेंटिटी पहचानना। तो अभी यहाँ पर ट्रू है, ये टी का मतलब क्या होता है, ट्रू। तो अगर ये ट्रू है, अब पी का वैल्यू क्या हो सकता है, अगर ट्रू ले लिया तो ट्रू एंड ट्रू, ट्रू आएगा। अब चलो पी का वैल्यू में क्या ले लेता हूँ, फॉल्स। हमें मालूम है, क्या मालूम है कि एंड में मैक्सिमम क्या आता है, फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स अगर रहेगा तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। मतलब अगर पी का वैल्यू मैंने टी लिया तो आंसर टी आ रहा है, पी का वैल्यू एफ लिया तो वैल्यू एफ आ रहा है। तो मुझे समझ में आ गया कि सब कुछ डिपेंड किसके ऊपर है, पी के ऊपर, याद रखना, ओके। अब अगर वही कॉन्ट्राडिक्शन लेगा, यहाँ पर इसका मतलब सी का मतलब एफ होगा, यहाँ फॉल्स है, अगर मैं पी का वैल्यू ट्रू लेता हूँ तो ट्रू फॉल्स क्या आएगा, एंड है ना, तो फॉल्स ही आएगा। और अगर मान लो इसका वैल्यू मैंने फॉल्स ले लिया तो फिर से आंसर फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स ही आएगा, तो इसका मतलब फॉल्स ही आने वाला है ना आंसर। तो मैं फाइनली इसकी जगह क्या ले लूंगा, सी।
समझा कि नहीं? फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अरे बालक एंड है ना, अब पी का वैल्यू ट्रू लो या फॉल्स लो, फॉल्स के साथ अगर कॉम्बिनेशन बनाओगे तो फॉल्स ही आएगा। ओके, इसलिए यहाँ पर डिपेंड पी के ऊपर नहीं कर रहा, कुछ भी वैल्यू लो पी का, आंसर आने वाला सी, मतलब एफ आने वाला, फॉल्स ही आने वाला। अब वही और में अगर आप पी और पी का कॉम्बिनेशन लेते हो तो अगर पी का वैल्यू मान लो ट्रू ले लिया तो ट्रू और ट्रू क्या होता है? ट्रू ही आएगा। ओके, अगर मान लो पी का वैल्यू आपने फॉल्स ले लिया तो भी क्या आने वाला है? ट्रू आने वाला है, मतलब आंसर फाइनली ट्रू ही आने वाला है। तो आंसर क्या आने वाला है? ट्रू ही आने वाला है। अब वही कॉन्ट्राडिक्शन, अब देखो यहाँ पर मैक्सिमम क्या होता है? और है, और में मैक्सिमम क्या होता है? ट्रू होता है। तो यहाँ पर अगर आपने ट्रू ले लिया, यहाँ पर अगर आपने ट्रू ले लिया तो यहाँ ट्रू आ जाएगा, और यहाँ पर अगर फॉल्स ले लिया तो यहाँ फॉल्स आ जाएगा। तो आप ये डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है कि आंसर क्या आएगा? पी के ऊपर। तो आंसर होगा पी। इसका मतलब होता है कि आप थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचिए कि वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। आइडेंटिटी पहचाननी है कि इन दोनों में से सिर्फ एक ही आने वाला है, या तो सी आएगा या तो पी आएगा। जैसे यहाँ पर पी आया था, टी नहीं आया था। क्यों? क्योंकि पी के वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा था, टी के वैल्यू के ऊपर नहीं। ओके, चलिए कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे का उल्टा। जैसे ये पी है तो इसका नेगेशन पी होगा, तो इसका नेगेशन पी दिया होगा। अब आप खुद सोचिए, एंड है, अगर ये ट्रू होगा तो फिक्स है, इसका नेगेशन क्या होगा? फॉल्स होगा। और अगर यहाँ मान लो फॉल्स होगा तो यहाँ क्या होगा? ट्रू होगा। तो ये फिक्स हो जाता ना। क्यों ऐसा बना? क्योंकि ये पी है, उसका नेगेशन पी लिया हुआ। और एंड में अगर ट्रू फॉल्स एक साथ आता है तो क्या आता है? ट्रू और फॉल्स एक साथ आता है, तो एंड में क्या आता है? मैक्सिमम क्या होता है? फॉल्स होता है ना। ओके, ऐसे चलो और का ले लेता हूँ, पी और नेगेशन ऑफ पी। अब मुझे फिक्स मालूम है, अगर पी ट्रू होगा तो ये फॉल्स होगा, ये फॉल्स होगा तो ट्रू होगा। तो मैक्सिमम क्या आता है? ट्रू आता है। किसमें? और में बताया था आपको। फिर एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ क्या है? पूरा एब्जॉर्ब करके क्या आ जाएगा? पी। सर ये कैसे मालूम है? अरे वाले क्या करना, जब एंड रहे और रहे, या और रहे एंड रहे, एंड या और, या फिर और या एंड रहे, स्टार्टिंग अल्फाबेट भी पी हो और यहाँ का भी स्टार्टिंग पी हो, तभी जाके आंसर पी आएगा। सेम याद रखना, पी हो, बीच में एंड और हो, यहाँ और एंड हो, नेगेशन नहीं होना चाहिए किसी का, ये भी याद रखना। इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब पूरा एब्जॉर्ब कर लिया और एक छोटा सा सिर्फ एक स्टेटमेंट आया, इसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन लॉ। फिर आप फाइनल दो लास्ट है अपना, एक है कंडीशनल, एक है बाय कंडीशनल। कंडीशनल तो आपने सीखा है, अगर इसको मैं और छोटा करूं, एंड और की भाषा में लेके जाओ, तो इसका क्या होगा? नेगेशन ऑफ पी और क्यू। ये आपका क्या हो गया? ये हो गया कंडीशनल लॉ। बाय कंडीशनल लॉ क्या बोलता है? बाय कंडीशनल, पहले से तोड़ो। बाय कंडीशनल मतलब क्या होता है? इसका कंडीशनल का डबल। तो मैं क्या लिखूंगा? पी और क्यू, इसको कैसे तोड़ूंगा? और बीच में क्या आएगा? एंड क्यू इंप्लाइज पी। एक बार पी इंप्लाइज क्यू लिख दिया ना, अब क्या लिखूंगा? क्यू इंप्लाइज पी। और अब इसको भी ब्रेक करूंगा, क्योंकि अभी ये मैंने सिर्फ इस सिंबल को ब्रेक किया है। मुझे मालूम है इंप्लाइज का ब्रेक डाउन कैसे होता है। जो पहला है उसका नेगेशन ले लो, बीच में ले लो और जो क्यू है ऐसे कैसे ले लो, एंड है ले लो एंड। फिर जो पहला टर्म है उसका नेगेशन, बीच में क्या आएगा? एंड, ना 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 ना, बीच में आएगा और पी एज इट इज। तो ये आपका हो गया बाय कंडीशनल लॉ। तो ये आपके हैं टोटल 10 लॉ के 10 लॉ हो गए। अब ये 10 लॉ को आप अप्लाई करोगे जब आप सम सॉल्व करोगे। आप सम सॉल्व करोगे, देखो ये है, आपको थोड़ा समझ में आया होगा, कुछ नहीं समझ में आया होगा, थोड़ा कुछ लॉ है जो आपको थोड़ा सा रट्टा मारू जैसा हो जाएगा। एक है आइडेम्पोटेंट लॉ। ओके, क्योंकि नाम ही देखो ना, आइडेम्पोटेंट लॉ है, आइडेम। ओके, यहाँ पर भी कुछ आइडेंटिटी जैसा ही हो गया, पहचान लेना है। ओके, जैसे आइडेंटिटी लॉ है, पर आइडेंटिटी लॉ में याद रखना एक फिक्स है, एक कोई सिंबल होगा, पी होगा, क्यू होगा, आर होगा, तो दूसरा फिक्स है, या तो ट्रू होगा या तो सी होगा, मतलब सी मतलब फॉल्स होगा। ओके, वैसे यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन होता है। यस, यहाँ पर अभी वहां पर भी आइडेंटिटी पहचान लो, आइडेम्पोटेंट लॉ। फिर कम्युनिकेटिव लॉ बताया था, कम्युनिकेशन। एसोसिएटिव लॉ, एक के साथ रहकर फिर दूसरे के साथ एसोसिएशन कर लेना। डिस्ट्रीब्यूट हो जाना, डीमॉर्गन नेगेशन ले लेना। ओके, आइडेंटिटी लॉ में आइडेंटिटी पहचानना, कॉम्प्लीमेंट्री। एक जब होगा अपने अपोजिट के साथ, पी होगा नेगेशन पी के साथ, या फिर ले लो क्यू होगा अपने नेगेशन क्यू के साथ। ओके, मतलब जो भी सिंबल होगा वो अपने नेगेटिव सिंबल के साथ भी होगा, नेगेशन के साथ भी होगा। ओके, और या तो बीच में एंड होगा या तो और ही होगा। याद रखना, इसमें जितने भी लॉ हैं एंड और के लिए, सर हमको मालूम है कि और भी होते हैं ना, लॉजिकल कनेक्टिव और क्या होता है? इंप्लाइज भी होता है और डबल इंप्लाइज भी होता है। इंप्लाइज डबल इंप्लाइज को हमेशा तोड़ के एंड और में लेके आओ बालक। ओके, ये सम सॉल्व करने के लिए इंप्लीकेशन और डबल इंप्लीकेशन को हमेशा तोड़ के आपको एंड और वाला लॉजिकल कनेक्टिव लाकर रखना है, और फिर इसको सम को आगे लेके जाना। क्योंकि सब जितने भी लॉ हैं ये सब लॉ किसके ऊपर लगते हैं? देखिए बालक, इसमें से ये लॉ कभी नहीं लगने वाला, एब्जॉर्प्शन लॉ ज्यादा करके लगता ही नहीं है। सबसे ज्यादा यूज होने वाले यही सब लॉ है, तो आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए। और कंडीशनल बाय कंडीशन तो मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से आएगा।
ओके, एक्सरसाइज 1.4 का जो आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यूजिंग द रूल ऑफ नेगेशन। नेगेशन का रूल फॉलो करो, क्योंकि जब नेगेशन लेते हैं तो अंदर क्या क्या बदलता है वो आपको याद होना चाहिए। ओके, इसको रूल को फॉलो करके राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग, हर एक का नेगेशन वाला फॉर्म लिखो विथ जस्टिफिकेशन बोला, तो जस्टिफिकेशन भी देना है। बताता हूँ क्या बोला, पहले मैं नेगेशन लूंगा, जो स्टेटमेंट दिया उसी का तुरंत क्या लूंगा, सॉल्यूशन में डायरेक्टली नेगेशन लूंगा। नेगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज पी, ये दिया हुआ था। ओके, स्क्वायर ब्रैकेट वैसे नहीं लेना चाहिए, अभी क्यों नहीं लेना चाहिए स्क्वायर ब्रैकेट, नॉर्मल ब्रैकेट ही रहेगा, क्योंकि जब एक ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट लेते हो आपको पता ही है, तभी स्क्वायर ब्रैकेट लेते हो। अभी ये नेगेशन लेने जा रहा हूँ, अगर इसका मैं नेगेशन लेता हूँ तो रूल क्या कहता है, अगर सिर्फ P इम्प्लाइज Q होता है तो क्या बनता है, नेगेशन पहले वाले का और आता है बीच में, और Q नॉर्मल एज इट इज आता है। बट अगर मैं इसी का नेगेशन ले लूँ तो क्या होगा, ये जो नेगेशन लेगा वो तो नॉर्मल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा एंड, और Q क्या हो जाएगा नेगेशन। तो याद रखना Q का नेगेशन। P को कुछ बदलता नहीं है जब नेगेशन लेता हूं, तो Q बदलेगा नहीं, नेगेशन ऑफ Q तो रहेगा ही। ये क्या हो जाएगा, बीच में क्या आएगा एंड, और नेगेशन ऑफ P। अभी आपको नहीं समझा रहेगा शायद, फिर से रिपीट कर रहा हूँ बालक, ये देखो सिर्फ ये रहता है ना, अगर इसको कंडीशनल लॉ इसको ही सिर्फ तोड़ता हूँ तो क्या आता है, नेगेशन ऑफ पहले वाले एलिमेंट का नेगेशन, बीच में क्या आ जाएगा और फिर आता है Q को कुछ नहीं होता है। बट यदि मैं इसका लेता हूं नेगेशन, क्या लेता हूं नेगेशन, तो जो आंसर आया उसका नेगेशन लेना पड़ेगा ना इसका, तो आप इसका नेगेशन लेके सोचिए, P का नेगेशन क्या हो जाएगा, P आ जाएगा, और का क्या हो जाएगा एंड हो जाएगा, और Q का क्या हो जाएगा नेगेशन हो जाएगा। तो यही तो अप्लाई किया यहाँ पर, देखिए पहले एलिमेंट को कुछ नहीं करते, जब नेगेशन है तो पहला एलिमेंट एज इट इज आता है, तो पहला एलिमेंट एज इट इज, बीच में क्या आएगा एंड। अगर सिर्फ इंप्लीकेशन को तोड़ते हो तो और आता है, और अगर नेगेशन लेके इंप्लीकेशन को तोड़ते हो तो एंड आता है, और लास्ट वाले एलिमेंट का क्या आ जाएगा नेगेशन। आप बोलोगे इतना याद कैसे रहेगा, तो इसके लिए आपको थोड़ा बार बार प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा बालक। अगर नेगेशन से इंप्लीकेशन को तोड़ना है तो ये बनेगा, ओके, पहले एलिमेंट को कुछ नहीं करते, बीच में एंड आता है, और लास्ट वाले एलिमेंट का नेगेशन लेते हैं। और अगर सिर्फ इंप्लीकेशन को तोड़ना है आपको तो पहले एलिमेंट का नेगेशन, बीच में और आएगा, लास्ट एलिमेंट को कुछ नहीं करते। ओके, तो मैंने मुझे लगता है अच्छे से बता दिया। अभी मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा आप बताइए, यहाँ पर क्या लिखूंगा, कौन सा लॉ यूज हुआ है। आप दो लाइन में लिखेंगे, एक लाइन में लिखेंगे, सेकंड लाइन में आप लिखेंगे अपना यहाँ पर कौन सा रूल लगा है। जब इसको तोड़ते हो, मैंने बताया था इंप्लीकेशन को तोड़ते हो, अच्छा पहले नेगेशन अंदर गया, सॉरी कौन गया है नेगेशन, तो इसको क्या बोलते हो, डी मॉर्गन्स लॉ। ओके, इसे लॉ आपको लिखना पड़ेगा। अब इसको और कुछ कर सकते हैं क्या, आप थोड़ा सोचिए, आप इसको और कुछ कर सकते हो, नहीं कर सकते, बस इतना ही कर सकते हो, तो बस इतना ही है, ये फाइनल आपका आंसर होगा, ये नेगेशन कर दिया। ऐसे इसका भी करना है, अगर मैं नेगेशन अंदर लेता हूँ तो मेरा एंड है, P का क्या हो जाएगा नेगेशन P हो जाएगा, एंड का क्या हो जाएगा और हो जाएगा, Q का क्या हो जाएगा नॉर्मल Q हो जाएगा। ओके, और फाइनली यहाँ पर भी क्या आएगा, डी मॉर्गन्स लॉ। ओके, और क्वेश्चन नंबर 2 था, एक स्टेप में हो जा रहा है क्योंकि आप नेगेशन ले रहे हो बस उसे, क्योंकि नेगेशन वाला स्टेटमेंट चाहिए, अब इसका भी नेगेशन चाहिए। तो अगेन अगर मैं इसका नेगेशन लेता हूँ तो ये नेगेशन जाएगा अंदर, दोनों एलिमेंट को मिलेगा, P को भी मिलेगा Q को भी मिलेगा। तो P को मिलेगा तो नेगेशन ऑफ क्या हो जाएगा P, और का क्या हो जाएगा एंड, फिर ये नेगेशन क्या हो जाएगा ओनली Q बचेगा। और यहाँ पर कौन सा लॉ लगेगा, डी मॉर्गन्स लॉ। ओके, क्योंकि अगर नेगेशन ब्रैकेट के अंदर कभी एंट्री लेता है तो उसे क्या बोलते हो डी मॉर्गन लॉ। फिर यहाँ पर नेगेशन एंट्री दिलाना है। ओके, तो अगेन लॉ तो वही लगेगा, डी मॉर्गन ही लगेगा, बट होगा क्या, एलिमेंट कैसे चेंज होगा, इसको भी मिलेगा, ये अभी पूरे ब्रैकेट को एक एलिमेंट, और आर भी क्या है एक एलिमेंट, दोनों एलिमेंट को नेगेशन मिलेगा। तो ये नेगेशन मिलेगा P, और नेगेशन ऑफ Q को भी मिलेगा, एंड है एंड, नेगेशन ऑफ R भी होगा। अच्छा, लॉ कौन सा लगा, डी मॉर्गन लॉ। ओके, फिर आप आगे और एक स्टेप बढ़िए, क्योंकि ये आपका नेगेशन ब्रैकेट के अंदर भी जाएगा, तो नेगेशन दोनों एलिमेंट को मिलेगा, P को भी मिलेगा, नेगेशन ऑफ P को भी मिलेगा। तो P को मिलेगा तो नेगेशन ऑफ P हो जाएगा, और जो है ये और क्या हो जाएगा एंड हो जाएगा, और नेगेशन Q क्या हो जाएगा ओनली Q, ब्रैकेट क्लोज एंड द एंड, और नेगेशन ऑफ R। तो ये फाइनली यहाँ पर भी एक बार फिर से लॉ लिखना पड़ेगा, डी मॉर्गन लॉ। वही लॉ फिर से क्यों लगा, क्योंकि फिर से मैंने नेगेशन एक ब्रैकेट के अंदर एंट्री करवाया ना। ओके, फिर यहाँ पर अगेन आपको नेगेशन एंट्री करवाना है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये नेगेशन आपको फिर से याद दिला देता हूँ, अगर सिर्फ ये ब्रैकेट आप ओपन करते हो
तो क्या होता है, P को पहले जो पहला एलिमेंट है उसको नेगेशन मिलेगा, बीच में क्या आएगा और आएगा, और लास्ट वाले एलिमेंट को कुछ नहीं करते। बट अगर इसी का नेगेशन ले लिया, इसी का क्या ले लिया, नेगेशन ले लिया इसका, तो ये जो आंसर आया इसका उल्टा आएगा ना। तो इसका उल्टा सोचिए, नेगेशन दीजिए, अगर नेगेशन P को मिल जाएगा तो ऑलरेडी नेगेशन है, और P क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, और था एंड हो गया, और लास्ट एलिमेंट को नेगेशन मिल गया। अगर सेम अप्लाई होने वाला, ये पूरा एक एलिमेंट है और P एक एलिमेंट है, तो ये नेगेशन जब अंदर जाएगा तो किसको मिलेगा, पहला एलिमेंट सेफ होता है, बीच में एंड आता है, और ये जो लास्ट ब्रैकेट है उसको क्या मिलता है, नेगेशन मिलता है। तो P और नेगेशन ऑफ Q। अच्छा, ये जब ब्रैकेट ओपन हुआ है और नेगेशन अंदर गया तो इसको क्या बोलोगे, डी मॉर्गन लॉ। ओके, अभी इसका और एक स्टेप सॉल्व होगा, और एक स्टेप क्या सॉल्व होगा, इसके नीचे ये नेगेशन अंदर जाएगा ब्रैकेट के, तो P तो एज इट इज एंड है, एंड ये नेगेशन अंदर जाएगा, तो नेगेशन ऑफ P और है क्या बन जाएगा, एंड। ये जो और था वो क्या बन गया, एंड बन गया, क्योंकि नेगेशन अंदर गया ना, और ये नेगेशन Q को मिलेगा तो ऑलरेडी नेगेशन बदल गया। फिर से यहाँ पर क्या लिख दूंगा, डी मॉर्गन लॉ। ओके, ये आपका हो गया पांचवा का सॉल्यूशन। ऐसे छठवें में अब मुझे लगता है आप कर सकते हैं, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए 6, 7, 7 एंड 8, और वैसे मैं अभी करके दे रहा हूँ। ओके, तो ध्यान दीजिए, फिर से नेगेशन अंदर लेके जाना, ये पूरा एक एलिमेंट हो गया, ये पूरा एक एलिमेंट हो गया, ऐसे समझ के पहले नेगेशन अंदर एंट्री करवाइए। ओके, तो ये नेगेशन जब जाएगा तो इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा ब्रैकेट को, तो ऑलरेडी पहले ब्रैकेट को नेगेशन है, नेगेशन क्या हो गया, सिर्फ नॉर्मल ब्रैकेट आएगा, P एंड Q, बीच में और है, और का क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर दूसरे ब्रैकेट को क्या मिलेगा, नेगेशन P और नेगेशन ऑफ Q। रीजन क्या लिखूंगा, अच्छा ये पूरा इसके सामने लिखिए, इसके सामने सामने लिख के जाइए। यहाँ पर मेरा बोर्ड खत्म हो गया तो मैं इतने पे लिख रहा हूँ। लॉ क्या होगा, डी मॉर्गन लॉ। ओके, अभी मेरा ये इसके बाद वाला स्टेप क्या होगा, अब ये नेगेशन अंदर लेके जाना, बस ये ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है, P एंड Q, और बीच में क्या है, एंड। ये नेगेशन अंदर जाएगा तो क्या मिलेगा, P को नेगेशन मिला, और क्या बन जाएगा, एंड, और ये नेगेशन Q, नेगेशन और नेगेशन Q क्या हो जाएगा, ओनली Q आएगा। अगेन यहाँ क्या रीजन क्या आएगा, डी मॉर्गन लॉ। कोई लॉ नहीं लग रहा, सिर्फ डी मॉर्गन बार बार इस लग रहा है। उसके पीछे का रीजन यही है, क्योंकि बोला क्या है क्वेश्चन, दिए हुए स्टेटमेंट का नेगेशन ले लो और बताओ क्या आएगा, और जस्टिफाई भी करना। जस्टिफाई करना मतलब जब लॉ लगा रहे हो तो जस्टिफाई करके लॉ का नाम भी लिखो, कौन सा लॉ लगा। अगेन नेगेशन लास्ट, ये तुम्हारा सॉरी सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। अगर मैं इसका नेगेशन लेता हूँ, ये मेरे लिए एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, अभी थोड़ी देर पहले इधर बताया था, तो ध्यान से सुनिए। जब बीच में इंप्लीकेशन का साइन हो, बीच में इंप्लीकेशन का साइन हो और उस ब्रैकेट को क्या करना है, आपको नेगेशन लेना है, तो पहला वाला जो टर्म है उसको कुछ नहीं साइन करते, पहले वाले को ऐसे वैसे लिखते, P और नेगेशन ऑफ Q। इंप्लीकेशन है, इंप्लीकेशन की जगह क्या लिखूंगा, एंड लिखूंगा, क्योंकि बाहर नेगेशन है ना, और इसको क्या मिलेगा, नेगेशन। इस ब्रैकेट को पहले लास्ट वाले टर्म को क्या मिलता है, नेगेशन, तो क्या आएगा, P एंड नेगेशन ऑफ Q। अभी आप सोचिए क्या बनेगा, ये ब्रैकेट एज इट इज, P और नेगेशन ऑफ Q एंड, ये नेगेशन अंदर लेके जाइए, ये अंदर जाएगा तो किसको मिलेगा, नेगेशन ऑफ P हो जाएगा, एंड का क्या बन जाएगा, सॉरी एंड का क्या बनेगा, और ये नेगेशन Q, नेगेशन ये हो गया। लॉ इधर भी डी मॉर्गन लॉ आएगा, और यहाँ पर भी क्या आएगा, डी मॉर्गन लॉ। ओके, रीजन आप बार बार दीजिए। अच्छा, आपका एक 8वां क्वेश्चन है, यहीं पर कर देता हूँ। 8th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 8th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए 8th क्वेश्चन भी खुद से करने का ट्राई कीजिए, बट फिर सॉरी बीच का और क्या हो जाएगा, एंड बन जाएगा। तो अभी क्या आएगा आंसर, आप बोलिए क्या आएगा, नेगेशन छोटा ब्रैकेट, नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q, बीच में जो और है क्या हो जाएगा, एंड, और छोटे वाले ब्रैकेट को फिर से मिलेगा नेगेशन, तो क्या मिलेगा, दोनों को मिलेगा ना, सब में बटेगा ना, जब ये नेगेशन अंदर आएगा इस ब्रैकेट को भी मिलेगा, P एंड नेगेशन ऑफ Q। और फाइनली अब इस ब्रैकेट को, अच्छा रीजन लिखिए डी मॉर्गन लॉ, ये इसके लिए रीजन लिखा है, अब इसके लिए पकड़ लीजिए, डी मॉर्गन लॉ रीजन लिखना पड़ेगा, नेगेशन अंदर आ चुका है, फिर से इसके अंदर लेके जा रहा हूं, इसके अंदर भी नेगेशन लेके जा रहा हूं, डी मॉर्गन लॉ फिर से नीचे रीजन दोगे, हर स्टेप पे आपको डी मॉर्गन लॉ यहाँ पर रीजन देना है, सिर्फ इसके लिए, क्योंकि आप बार बार नेगेशन ही कर रहे हो। नेगेशन और नेगेशन मिलेगा तो क्या बनेगा, नॉर्मल P, ओके, और का क्या हो जाएगा, एंड, और नेगेशन नेगेशन नॉर्मल Q। ये एक आपका नॉर्मल Q बन गया, ब्रैकेट सॉल्व, ये एंड एज इट इज, नेगेशन अंदर जाएगा तो P वाला नेगेशन बन जाएगा, और बन जाएगा, और नॉर्मल Q बन जाएगा। ये आपका आंसर हुआ 8वें का। तो फाइनली हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया। आपका जो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है वो अब हम चालू करेंगे।
आपके एक्सरसाइज का जो 1.4 है, 1.4 में जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो पूरा सॉल्व कर दिया। 1.4 में ही जो आपका सेकंड वाला क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें 3 क्वेश्चन है, सब क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या, अच्छा पहले उससे समझिए क्या बोला है। रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है इसको फिर से ही लिखना है, बट इसमें इफ और देन हटाना है। तो इफ एंड देन हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पहले लेट लेके पहले इसका सिंबॉलिकल फॉर्म लिखो। पी क्या है, पी एक स्टेटमेंट है, अ मैन इज अ, क्या होगा भैया, जज। तो देन के बाद का स्टेटमेंट जो है वो क्यू हो गया। तो क्यू वाला स्टेटमेंट क्या होगा, ही इज हॉनेस्ट। ये आपका हो गया स्टेटमेंट नंबर 2। ओके, अब मैं क्या लिखूंगा, द सिंबॉलिकल फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, गिवन स्टेटमेंट का सिंबॉलिकल फॉर्म क्या होगा, P implies Q, क्योंकि इफ देन था ना, P वाला स्टेटमेंट पहले, implies Q वाला स्टेटमेंट बाद में। बट देखना आपको, बट फॉर्म ये हटाना है ना, क्वेश्चन क्या बोला है, इफ देन हटाना है, तो ये सिंबॉलिकल फॉर्म को हटाने के लिए ये implies Q को और क्या लिख सकता हूँ, और क्या लिख सकता हूँ आप बोलिए। यहाँ पर मैं इसको तोड़ते हैं ना, जिसको कंडीशनल लॉ बोलते हैं, इसको जब तोड़ते हो डबल इम्प्लाइज होता, तोड़ने के टाइम पे बाय कंडीशनल लॉ बोलते हैं। अभी एक ही इम्प्लाइज है तो इसको क्या बोलूंगा, कंडीशनल लॉ। तो पहले वाले का नेगेशन ले लेने का और बाद में क्या लेने का, और एंड वाला टर्म ऐसे का ऐसा। अच्छा, यहाँ रीजन कंडीशनल लॉ लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उसने बोला नहीं जस्टिफाई करो, जस्टिफाई करने को बोलता तब लिखना पड़ता। अभी ये बन गया ना, अब मैं क्या लिखूंगा, दी गिवन। अब ये गिवन स्टेटमेंट को और कैसे लिख सकते हैं, गिवन स्टेटमेंट कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं भैया, कैसे लिख सकते हैं, P का नेगेशन, P वाला जो स्टेटमेंट है उसका नेगेशन, नेगेशन मतलब नेगेटिव ले लो, तो क्या लिखूंगा, अ मैन इज नॉट अ जज। फिर बीच में क्या है, और, इसको क्या पढ़ते हो, इसको और ना, तो और Q वाला स्टेटमेंट एज इट इज, ही इज हॉनेस्ट, ही इज हॉनेस्ट। मीनिंग क्या बन रहा है वो सब भाड़ में जा, मेन चीज ये याद रखो, इसका जो इम्प्लीकेशन था, इम्प्लीकेशन को तोड़ना है, तो ये बनेगा जिसको कंडीशनल लॉ बोलते हो। फिर इसको आप ऐसा लिखेंगे जिसमें आपका इफ और देन नहीं आएगा, पी वाले पहले स्टेटमेंट का नेगेशन नेगेटिव ले लो, और था और था और उसके बाद में क्यू वाला स्टेटमेंट एज इट इज। ऐसे सेम इसका भी करना है। तो पहले क्या करूंगा मैं, लेट करके पी किसको एक तो सपोज करूंगा और क्यू दूसरे स्टेटमेंट को। ऑडियंस आपको अगर यहाँ समझ चुका है तो आप कृपया करके पहला और दूसरा ना छापे, खुद से ट्राई करें। आप अगर आपका हो गया रहेगा तो आप इसको टैली कीजिए आपका होने के बाद। ओके, तो मैं मानता हूं आपने कर लिया होगा। तो अब इस स्टेटमेंट को मैं 2 इज अ रेशनल नंबर, ये एक पार्ट हो गया, देन को छोड़ दो, इसके बाद वाला पार्ट क्या हो गया, सेकंड। तो पी क्या हो गया, 2 इज अ रैशनल नंबर, और क्यू को क्या माना है, √2 इज इरेशनल नंबर। ठीक, सपोज करने का पार्ट हो गया। उसके बाद क्या लिखता हूं, द सिंबॉलिकल फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट। गिवन स्टेटमेंट का सिंबॉलिकल फॉर्म क्या होगा, सिंबॉलिकल फॉर्म क्या होगा, P इंप्लाइज Q। फिर क्या लिखने का, बट हमें इफ देन हटाना है ना, तो P इंप्लाइज Q को और क्या लिख सकता हूं, और क्या लिख सकता हूं, इक्विवेलेंट। और क्या लिख सकता हूं, पहले वाले का नेगेशन बीच में और सेकंड स्टेटमेंट ऐसे कैसा, ये भी मैं लिख सकता हूं। मैं फिर क्या लिखूंगा, दी गिवन स्टेटमेंट कैन बी रिटन एज, और कैसे लिख सकता हूं, बोलिए, पहले स्टेटमेंट का नेगेटिव, तो 2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। फिर बीच में क्या है, कंजक्शन क्या है, और, तो और क्यू वाला स्टेटमेंट, √2 इज अ इरेशनल नंबर। क्या होगा, इरेशनल नंबर, ऐसे करके। अब थर्ड वाला तो आप खुद से कर ही सकते हो, बट फिर से मैं लिख देता हूं, लेट पी, पहले पी वाला स्टेटमेंट क्या लोगे आप खुद से सोचिए, पी क्या होगा, एफ एक्स की जगह वैल्यू भी दिया 2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो क्यू क्या होगा, देन के बाद वाला लाइन, एफ एक्स इज डिविजिबल बाय
x माइनस 2। अब मैं क्या लिखूंगा, b, अब तक याद हो जाना चाहिए, सिंबॉलिकल फॉर्म पहले लिखूंगा, क्या लिखूंगा, सिंबॉलिकल फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट। क्या होगा सिंबॉलिकल फॉर्म, p implies q। फिर मैं क्या लिखता हूं, बट p implies q को और क्या लिख सकता हूं, इक्विवेलेंट। और क्या लिख सकता हूं, नेगेशन, पहले स्टेटमेंट का नेगेशन, फिर क्या आएगा, सॉरी और, फिर क्या आएगा और सेकंड स्टेटमेंट एज इट इज। फिर क्या लिखूंगा, b गिवन स्टेटमेंट कैन बी रिटन एज, और कैसे लिख सकता है इसको, गिवन स्टेटमेंट को और कैसे लिख सकता हूं, सोचिए, कैन बी रिटन एज कैसे लिख सकता हूं, p वाला जो स्टेटमेंट माना उसका नेगेशन, नेगेशन मतलब नेगेटिव ले लो, तो p ऑफ 2 ये इक्वल हो गया, इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ओके, नॉट इक्वल टू 0। फिर क्या है बीच में, क्या है बीच में कनेक्टिव क्या है, और लॉजिकल कनेक्टिव, तो और फिर क्या लिखा है, q वाला स्टेटमेंट, q वाला स्टेटमेंट ये है, और f ऑफ x इज एज इट इज डिविजिबल बाय x माइनस 2। तो ये हो गया आपका आंसर, ओके, जिसमें आपने इफ भी यूज नहीं किया और देन भी यूज नहीं किया और ऊपर वाले स्टेटमेंट को ही फिर से लिखा है, ओके। तो ये होता है आपका तरीका, आपने अभी तक सीख लिया फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, अब हम सीखने जा रहे हैं थर्ड क्वेश्चन, ओके, जो लास्ट है, जिसके अंदर सब 4 क्वेश्चन है। तो चालू करते हैं, 3 दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 3 में 4 सवाल दिए हुए हैं और ये चारों सवाल को आपको प्रूफ करना है, इक्विवेलेंट के बराबर दिया हुआ है, मतलब ये इसके बराबर है, बट ट्रूथ टेबल यूज नहीं करना है यहाँ पर। ट्रूथ टेबल जैसे आप बनाते थे यहाँ पर, एक बार p वाला, एक बार q वाला, p एंड q, या फिर नेगेशन ऑफ p q, ऐसे करके जो आप बनाते थे, ये ऐसा ट्रूथ टेबल नहीं बनाना है, इसके हेल्प से नहीं प्रूफ करना है, विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल, मतलब लॉज यूज करने, जो मैंने आपको इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ही सिखाया है, लॉज। तो सबसे पहले आप LHS उठा लोगे, ओके, फर्स्ट थिंग जो आपको करना है LHS उठा लेना, p डबल इम्प्लीकेशन q, उसके बाद में आपका लगना चालू हो जाएगा लॉ। अभी यहाँ पर मैं इसको ब्रेक डाउन करूंगा, तो एक बनेगा p इम्प्लाइज q और एंड क्या होगा, q इम्प्लाइज p, रीजन क्या होगा, इसको तोड़ दे तो बाय कंडीशनल लॉ, ओके, बाय कंडीशनल लॉ लग गया। अब अगर मैं इसका भी ब्रेक डाउन करूं, तो आपको बताया इसका ब्रेक डाउन करेंगे तो कैसा होता है, पहले टर्म का नेगेशन बीच में और सेकंड टर्म ऐसे कैसा आता है, एंड पहले टर्म का नेगेशन बीच में और सेकंड टर्म एज इट इज, कौन सा लॉ लगा, कंडीशनल लॉ, ओके। एंड इसके बाद आप सोचिए क्या कर सकते हो, आपको ये लाना है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, इसको ओपन करना पड़ेगा, तो मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाऊंगा, जिसको मैं क्या करने जा रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहा हूँ, मतलब नेगेशन ऑफ p, नेगेशन ऑफ p बीच में क्या है, एंड, बीच में क्या है, एंड, पूरा ब्रैकेट, नेगेशन ऑफ, आपने कभी 3 प्लस x और y प्लस z, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, 3 बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो वही मल्टीप्लाई किसके साथ, y प्लस z के साथ, और ऐसी प्लस बीच में प्लस है, फिर x, फिर इसका भी मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, ये x का भी मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, y प्लस z वाले ब्रैकेट के साथ। तो यही फॉर्मूला तो यहाँ पर भी हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये बीच वाला साइन और ब्रैकेट, नेगेशन ऑफ q और p, ब्रैकेट क्लोज, फिर से बीच में क्या है, फिर और जो q है एज इट इज आ गया, और q आ गया, फिर बीच में क्या, एंड, ये एंड का सिंबल लेकर इसके साथ मिल जाएगा, नेगेशन ऑफ q और p, इसको आप बोलोगे, आपने इसे डिस्ट्रीब्यूट किया तो इसे क्या बोलोगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और इसके बाद में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अब क्या करोगे, ध्यान दीजिए, अब ये नेगेशन भी अंदर जाएगा, तो फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव होने वाला, नेगेशन ऑफ p एंड नेगेशन ऑफ q, फिर नेगेशन ऑफ, अच्छा बीच में इनके क्या है, और आ गया, फिर नेगेशन ऑफ p, नेगेशन ऑफ p एंड, नेगेशन ऑफ p अपने साथ एंड लेकर जाएगा, जैसे नेगेशन ऑफ p एंड लेके आया था, नेगेशन ऑफ p एंड लेकर आया, बस एक बार नेगेशन q के साथ, एक बार नेगेशन, सॉरी एक नॉर्मल p के साथ, बीच में कौन सा साइन आया, और, क्योंकि इनका ब्रेकडाउन होना, ये एंट्री ले रहा है बालक, ये एज अ नंबर समझ के चलोगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ये एक
अगर टर्म नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अंदर जाएगा और ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इनका बीच का साइन ये बीच का बनेगा, ये अपना साइन लेकर जाएगा, ये अपना साइन लेकर नया ब्रैकेट बनेगा, घर द्वार बनाएगा। ओके चलो, अब ये सेम बीच का क्या सिंबल है, और ले लिया, और अब ये अपना साइन लेके इसके साथ ब्रैकेट बनाएगा। तो Q एंड नेगेशन ऑफ Q, फिर क्या, और ले लिया, और फिर से एक ब्रैकेट Q एंड P, ये फाइनली, अच्छा इसको क्या बोलोगे, फिर से ये क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फिर अब क्या करेंगे आप सोचिए थोड़ा, अब ये इसका तो ठीक है, यही लाना था क्या, ये देखिए अगर आप इस पे ध्यान देंगे ना, ये हमें लाना है, ये हमें लाना है, ये आ चुका है थोड़ा मोड़ा इसका, अब ये आप समझ चुके हो कि क्या होगा, यहाँ पर भी लॉ लगने वाला है। थोड़ा सोचिए कौन सा लॉ लगेगा, सोच लिए यहाँ पर कौन सा लॉ लगेगा, बताइए। जब ए हो उसका अपोजिट हो, मतलब जो भी टर्म हो उसका अपोजिट वाला टर्म भी हो उसके साथ, पी है तो नेगेशन ऑफ पी है, क्यू है उसका नेगेशन ऑफ क्यू है, तो वो कॉम्प्लीमेंट हो जाता है ना एक दूसरे के, कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के, अपोजिट है तो इसको क्या बुलाओगे, अपोजिट मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे के अपोजिट है। तो अगर ट्रू होगा तो फॉल्स होगा, फॉल्स होगा तो ट्रू होगा। तो एंड में ट्रू और फॉल्स के टाइम पे मैक्सिमम क्या होता है, एंड में फॉल्स होता है, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। इसका मतलब क्या होगा, फॉल्स, और है, और यहाँ पर फिर क्या है, यहाँ पर क्या है, क्यू। अच्छा एक मिनट, ये जब जाके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुआ ना वाला, तो इसका एक बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं, ऐसा आप दिखाओगे तो और अच्छी बात है। ये जो और था ना, ये और आ गया, ये क्यू अंदर जाके इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, नहीं समझ रहे हो आप, ये जो और था ना यही और है ये, ओके, तो ये और कुछ और नहीं है, यही वाला और अभी भी है, ये बड़ा वाला स्क्वायर ब्रैकेट। अब आप सोचिए ये क्यू का क्या होगा, सेम एंड है, बीच में एंड है, ये ट्रू होगा तो पक्का फॉल्स होगा क्योंकि इसका उल्टा हो जाएगा, और अगर ये फॉल्स होगा तो ये ट्रू हो जाएगा। ट्रू फॉल्स के चक्कर में एंड में मैक्सिमम क्या आता है, फॉल्स आता है। चलो और है, और यहाँ पर क्या आएगा, क्यू एंड पी ब्रैकेट क्लोज। अच्छा इसको क्या बोलोगे आपने, इसको जो पहचाना कॉम्प्लीमेंट है ना एक दूसरे के, तो आपने है ना कॉम्प्लीमेंट्री, नहीं कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, हाँ ये कॉम्प्लीमेंट्री लॉ है आपने। फिर उसके बाद में आप इसका क्या करोगे, इसका क्या करोगे, अब यहाँ पर आपको लगेगा आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी पहचानी है। अगर और है, अगर मान लो ये ट्रू होता, ये ट्रू होता तो क्या था, ट्रू और फॉल्स क्या था, ट्रू और फॉल्स क्या आता है, ट्रू और फॉल्स क्या आता है, ट्रू ही आता है ना। और अगर मान लो ये फॉल्स होता तो क्या आता, फॉल्स आता। मतलब इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ना कि आंसर क्या आएगा, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आंसर क्या आएगा। तो फाइनली हम इसको हम लोग ले लेंगे, इसको ये ब्रैकेट आएगा, नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q, F चला जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका पूरा ओवरऑल ये आएगा। और था यहाँ पर ये जो लॉ लगा याद है ना, आइडेंटिटी लगा, आइडेंटिटी पहचान ली, इन दोनों में से कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये रिस्पॉन्सिबल है, क्या आंसर आएगा। चलिए इसमें भी देख लीजिए, और है, अगर F है और इधर और है, अब इसका वैल्यू एक बार ट्रू लेके देख लो, और F ही है यहाँ पर, और है, और इसका वैल्यू एक बार फॉल्स लेके देख लो। तो अगर फॉल्स ट्रू होता है तो भी ट्रू आता है, फॉल्स फॉल्स होता है तो फॉल्स आता है। अरे रे रे, मतलब इसके ऊपर नहीं सॉरी, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आंसर क्या आएगा। इधर तो हमेशा F ही लिया ना मैंने दोनों बार, इधर क्या लिया दोनों बार, F ही लिया ना। ओके, इधर ट्रू लिया तो ट्रू आ रहा है, इधर F लिया तो F आ रहा है। तो इसका मतलब मुझे समझ में आया कि ये पूरा किसके ऊपर डिपेंड करता है, ब्रैकेट के ऊपर। तो Q एंड P, ये सवाल हो गया। अच्छा इसको क्या बोलूंगा, आइडेंटिटी लॉ। ये फाइनली ये है। अब सोचिए आप यहाँ तक आ चुके हो, अब इसको क्या करना है, बस इसका पोजीशन चेंज करना है। इसका पोजीशन क्या करना है, चेंज करना है। तो पोजीशन चेंज करने वाला भी एक लॉ होता है, बोलिए जल्दी बोलिए, लॉ कौन सा है। P आगे आ जाएगा, Q पीछे चलेगा, साइन वही रहेगा, बस पोजीशन चेंज हो गया। इसको बोलते हो कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ जो कम्युनिकेशन करवा दे, एक दूसरे का पोजीशन बदलवा दे। अब कोई बोलेगा सर ये पूरा ब्रैकेट पीछे होना चाहिए, पूरा ब्रैकेट आगे होना चाहिए। तो ब्रैकेट भी आगे पीछे करने के लिए फिर से क्या लगेगा, क्या लगेगा, कम्युनिकेशन लॉ। फिर क्या लिखूंगा, P एंड Q, बीच में और था, और नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q, लॉ वही आएगा, क्या आएगा, कम्यूटेटिव लॉ। ओके, तो फाइनली आपका हो जाता प्रूफ। अब आप आखिर में लिखिए LHS इज इक्वल टू RHS। बस फिर एक बार वापस क्वेश्चन उतार दीजिए, हैंस प्रूफ लिख दीजिए। ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन ही बहुत ज्यादा लेंथी दे दिया है, आपको लगेगा बहुत ज्यादा लेंथी है, बहुत बड़ा है। नो वाला इतना हार्ड है ही नहीं। डबल इंप्लीकेशन को तोड़ोगे तो सिंगल इंप्लीकेशन आएगा, कंडीशन पहले बाय कंडीशनल इसको तोड़ा तो कंडीशनल, और उसके बाद में इसको डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया। डिस्ट्रीब्यूट कराने के बाद मेरे को दिखाई दिया
कि क्या है, एक दूसरे के अपोजिट अपोजिट है। अगर एक दूसरे के अपोजिट है तो वहां पर क्या लगेगा आपका, कॉम्प्लीमेंट्री हो गया ना, एक दूसरे के अपोजिट अपोजिट हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री लगा, उसके बाद में आइडेंटिटी। जब भी कॉम्प्लीमेंट्री लगेगा ना उसके बाद फिक्स से आइडेंटिटी लगेगा। आप समझ जाओगे मैं क्यों बोल रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री के बाद आइडेंटिटी लगना जरूरी होता है। ओके, ये फिक्स होता है और उसके बाद में आपका इतना ही अगर आंसर होता तो इतना ही आ जाता, बट मुझे वहां पर दिखा इसका पोजीशन पहले चेंज होना चाहिए, पी हमेशा आगे होना चाहिए। तो बदलने के लिए मैंने कम्युनिकेशन लगा, पी आगे ले लिया, फिर ब्रैकेट ही आगे ले लिया, ब्रैकेट पीछे कर दिया। ओके, चेंज करने के लिए कम्यूटेटिव लॉ ले लिया। हमारा एलएचएस आरएचएस एक दूसरे के बराबर आ गया। अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, हम क्वेश्चन ये दिया हुआ है और इतना ही लाना है, इतना छोटा सा लाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले एलएचएस उठा लेंगे। एलएचएस क्या है हमारा, पी और क्यू एंड फिर क्या है, पी और नेगेशन ऑफ क्यू। अब सोचिए अभी आप क्या करोगे, बेसिक से सोचिए आप खुद से क्या करोगे अगर आपको खुद से करना हो। देखिए पी और पी दोनों में सेम दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि नहीं, दोनों में पी सेम दिख रहा है, तो कॉमन निकाल लूंगा। कॉमन, अच्छा बाद में सबके और ही होना चाहिए, दोनों के आगे साइन भी सेम होना चाहिए, इसके भी आगे और है, इसके भी आगे और है, तो पी और साइन निकल गया। ये और लॉजिक कल कनेक्टिव जो है, लॉजिकल कनेक्टिव वो भी बाहर निकल गया पी के साथ। ओके, साथ में देखो ये याद रखना, सिंबल भी रहना चाहिए सेम सेम, तभी निकल सकता है। ठीक है, अब ब्रैकेट में क्या बचा, इधर पहले वाले में क्या बचा, सिर्फ क्यू बचा ना, फिर क्या है बीच में एंड, बीच में क्या है एंड, और इधर क्या है नेगेशन ऑफ क्यू। समझा वैसे आया। अब यहाँ पर अच्छा आप सोचिए, कॉमन निकाला, अंदर डाला होता तो पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया रहता, अब मैंने कॉमन निकाल लिया है तो आखिर लगा तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। कौन सा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा। अब आप खुद से सोचिए कि यहाँ पर ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब अपोजिट है। आप खुद सोचिए, ये ट्रू होगा तो फॉल्स होगा, ये फॉल्स होगा तो ट्रू होगा, क्योंकि इसका उल्टा है ना। तो ट्रू फॉल्स के चक्कर में एंड में मैक्सिमम क्या होता है, फॉल्स होता है। कौन सा लॉ, कॉम्प्लीमेंट्री। ओके, और मैंने बताया था कॉम्प्लीमेंट्री के बाद आइडेंटिटी लगता है, याद है, अभी थोड़ी देर पहले बोला था कॉम्प्लीमेंट्री के बाद क्या लगता है, आइडेंटिटी। अभी आइडेंटिटी लगेगा, एफ आ गया। अब खुद सोचिए, पी का वैल्यू अगर मैं ट्रू लेता हूँ, पी का वैल्यू अगर क्या लेता हूँ, ट्रू। ओके, या फिर पी का वैल्यू क्या लेता हूँ, फॉल्स, तो क्या आएगा, ट्रू और फॉल्स क्या होता है, ट्रू ही होता है, और फॉल्स फॉल्स क्या होता है, फॉल्स होता है। तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इस तरफ तो हमेशा फॉल्स ही रहेगा, इस तरफ क्या रहेगा, हमेशा फॉल्स ही रहेगा, क्योंकि ये फॉल्स है। पी का वैल्यू एक बार ट्रू लिया, एक बार फॉल्स लिया, ट्रू लिया तो ट्रू है, फॉल्स लिया तो फॉल्स, तो मतलब पी के वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है, पी का वैल्यू एज इट इज। ओके, तो आ गया ना, ये एलएचएस आ गया, और मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर क्या लिखूंगा, बता था ना, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। और जब आंसर वहां आ जाए तब क्या करने का, क्वेश्चन लाइन फिर से उतार देने का। ओके, जो क्वेश्चन दिया हुआ है इक्विवेलेंट करके पी और इस तरह जो दिया हुआ क्वेश्चन। अब आपके ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम चालू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ओके, बहुत बड़ा इक्वेशन दिया हुआ, कुछ लोग तो देख के इक्वेशन ही डर जाएंगे, इतना बड़ा इक्वेशन। एलएचएस पहले आपको उठा लेना है, पी एंड क्यू और नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू। और आपको अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं अभी क्वेश्चन ही उतार रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है बोर्ड के इस पार चला गया होगा, कोई नहीं, मैंने सिर्फ क्वेश्चन उतारा बालक। ओके, अभी मैं यहाँ पर क्या करूंगा, क्वेश्चन यहाँ ये तो दिख रहा होगा, देखिए इसमें P है, इसमें कॉमन क्या मिल रहा है सर, कुछ नहीं, इसमें Q कॉमन मिल रहा है। ओके, चलो इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, इसमें कॉमन, इसमें कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है बालक, कॉमन नहीं मिल रहा है, इधर कॉमन मिल रहा है ना, चलो कॉमन निकाल लेते हैं। क्या कॉमन मिल रहा है, पर फिर से पूछूंगा मैं, Q मिल रहा है और क्या मिल रहा है, Q मिल रहा है, तो मैं क्या निकालूंगा, ध्यान दो, कॉमन निकालने जा रहा हूँ। मेरा एलएचएस में क्या निकालने जा रहा हूँ, कॉमन क्या निकल रहा है, Q और Q दोनों में सेम सेम है, तो P फिर क्या है, एंड ना P और बीच का जो दोनों ब्रैकेट के बीच में जो होगा ना वो सिंबल बात इधर आएगा, और नेगेशन ऑफ P। ये Q सिर्फ बाहर नहीं निकलेगा, Q का आगे वाला सिंबल भी निकलेगा, एंड Q। समझे नहीं क्या निकला, एंड Q साइड में निकला। सर फिर से डिस्ट्रीब्यूट करो, अभी मैं बताता हूँ, रुको आपको समझेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ कौन सा लॉ लगेगा, कॉमन जब निकाला अंदर भेजा होता डिस्ट्रीब्यूट करता। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा। ओके, फिर से मैं समझाता हूँ। अरे बालक, कॉमन निकालने के टाइम पे बोला था साइन ही आता संगरी में, अकेले वो बंदा ही नहीं आता है, तो Q आएगा, उसके आगे वाला साइन भी आएगा। ओके, कॉमन निकल गया, फिर से मल्टीप्लाई करके देख लो ना, नहीं विश्वास तो इसमें इसका मल्टीप्लाई हुआ P के साथ तो ये आ जाएगा, और Q का मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ तो ये आ जाएगा, और बीच में और जो था वो बीच में आ जाएगा। समझे कि नहीं, सही है। अब मैं क्या करूंगा आप बताइए, ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ क्या लगेगा, कॉम्प्लीमेंट्री, और कॉम्प्लीमेंट्री के बाद आइडेंटिटी। चलो एक दूसरे के अपोजिट है, ट्रू होगा तो फॉल्स होगा, फॉल्स होगा तो ट्रू होगा। मैक्सिमम सोचिए, ट्रू और फॉल्स के टाइम में क्या आता है, मैक्सिमम ट्रू होता है ना, और में यहाँ क्या आएगा, ट्रू।
इस कंडीशन में ट्रू आता है, यस ट्रू फॉल्स की कंडीशन में और में ट्रू आता है। फिर क्या है एंड क्यू, ओके, और ब्रैकेट में क्या है पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू है। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचिए, यहाँ पर सोचिए आइडेंटिटी लगेगा कि नहीं, यहाँ पर क्या लगेगा आइडेंटिटी। तो अच्छा पहले यहाँ पर जो आया वो कौन सा लॉ लगा, कॉम्प्लीमेंट्री, कौन सा लगा कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, और ये एक दूसरे का देख के आइडेंटिटी लग जाएगा। ट्रू और एंड फॉल्स, आप खुद सोचिए, एक ट्रू है एंड यहाँ पर मैं फॉल्स लेता हूँ तो क्या आएगा, और एक बार ट्रू है एंड नहीं यहाँ पर क्या, हाँ ट्रू है और यहाँ पर एक बार ट्रू लेता हूँ। ये पोजीशन आप देखिए, एक बार मैंने फॉल्स लिया एक बार ट्रू, एंड में मैक्सिमम क्या होता है फॉल्स, इस टाइम पे क्या आएगा ट्रू। तो पूरा आंसर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है क्यू के ऊपर, तो क्यू आएगा और ब्रैकेट जो है एज इट इज एंड नेगेशन ऑफ। ये कौन सा लॉ लगा, मैंने बताया था कॉम्प्लीमेंट्री के बाद क्या आता है आइडेंटिटी, अब इसके बाद आप सोचिए, फिर से इसको मैं एंट्री दूंगा इसके अंदर, जब इसके अंदर ये जाएगा ना बालक तो ये दोनों को मिलेगा, पी को भी मिलेगा नेगेशन ऑफ क्यू को भी मिलेगा। तो अगर मैं इसे अंदर भेजता हूँ, अगर मैं इसे अंदर भेजता हूँ, ओके, तो क्या होगा क्यू और पी एंड और यही आएगा क्यू और नेगेशन ऑफ क्यू। ये कैसे मिला, क्योंकि ये क्यू और पी के साथ भी गया और क्यू और नेगेशन के साथ भी गया, और बीच में जो एंड था इन दोनों के, क्योंकि इनको जिनको अंदर डिस्ट्रीब्यूट होने वाला उनके बीच का साइन बीच में आ जाता है और दो अलग अलग घर बन जाते हैं, दो अलग अलग ब्रैकेट बन जाते हैं। अभी यहाँ पर क्या होगा बोलिए, यहाँ पर अभी क्या होगा क्यू और पी में क्या होगा, इसे एज इट इज रहने चाहिए क्योंकि यही आंसर चाहिए, ओके, बस थोड़ा सा पोजीशन बदल दूंगा, और पहले इसका सोचिए क्या होगा, एक दूसरे का अपोजिट है कॉम्प्लीमेंट्री, और में मैक्सिमम ट्रू फॉल्स या फॉल्स ट्रू होता है, तो और में क्या आता है मैक्सिमम ट्रू, तो ट्रू आ गया, कौन सा लॉ लगा, पहले इधर जब आए तो क्या लगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और इधर जब आए तो कौन सा लगा कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। और अब यहाँ से यहाँ आने के कॉम्प्लीमेंट्री के बाद क्या लगता है, अब यहाँ पर आप सोचिए क्या होगा आइडेंटिटी, यहाँ पर क्या लगेगा आइडेंटिटी, सोचिए ये ट्रू है, अब ये पूरा इसके ऊपर डिपेंड करता है, तो मेरा क्या आएगा Q और P, इधर क्या आएगा आइडेंटिटी लॉ। और अब लास्ट है, क्योंकि ये पूरा इसके ऊपर डिपेंड करता है, अगर यहाँ ट्रू होता ना बालक, यहाँ ट्रू होता तो ट्रू ही आता, यहाँ फॉल्स होता तो फॉल्स ही आता, तो ये पूरा इसके ऊपर डिपेंड करता है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ये आ गया। अब मेन मुद्दा ये निकलता है, इसका बस पोजीशन बदलना है, पोजीशन बदलूंगा तो वही आ जाएगा, पोजीशन बदलने पर क्या आएगा P और Q आ गया ना आंसर। पोजीशन बदलने को क्या बोलते हो, पोजीशन बदलने को कम्युनिकेशन ना, नहीं कम्युनिकेशन तो उसको बोलते हैं ना, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन, तरीका बताते कैसे याद रखना, कम्युनिकेशन किया ना एक दूसरे का पोजीशन बदल लिया, कम्यूटेटिव लॉ बुलाते हो इसे, ओके। तो ये आपका हो गया फाइनली LHS RHS के तरफ प्रूफ हो गया थर्ड क्वेश्चन। अब आपके बुक में दिया हुआ फोर्थ क्वेश्चन को भी करते हैं और ये हो जाएगा हमारा एक्सरसाइज खत्म। अभी मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पहले नेगेशन अंदर लेके जाऊंगा, अगर मैं नेगेशन अंदर लेके जाऊंगा तो क्या होगा, क्या कौन सा लॉ लग जाएगा, नेगेशन अगर अंदर लेके जाता हूँ तो उससे हम कौन सा लॉ बोलते हैं, नहीं पहले इम्प्लीकेशन को तोड़ता हूँ, पहले इम्प्लीकेशन तोड़ूंगा, तो पहले वाले ब्रैकेट को क्या मतलब पहले टर्म को क्या मिलता है नेगेशन मिलता है, तो नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q, और क्या आ जाएगा और सेकेंड वाला ब्रैकेट ऐसी कैसी आ जाएगा, तो P एंड नेगेशन ऑफ Q। अब मैं ये नेगेशन अंदर लेके आता हूँ, अगर ये नेगेशन अंदर आएगा तो पहले ब्रैकेट का नेगेशन हट जाएगा और ये और क्या बन जाएगा एंड बन जाएगा, और ये ब्रैकेट को नेगेशन मिल जाएगा, तो क्या बनेगा P और नेगेशन ऑफ Q, ये एंड बन जाएगा और नेगेशन इसको मिल जाएगा P एंड नेगेशन ऑफ Q। अब ये नेगेशन अंदर, अच्छा एक मिनट, यहाँ से यहाँ आए तो कौन सा लॉ लगा, ये साइन तोड़ा ना, इसको क्या बोलते हैं कंडीशनल लॉ। यहां से जब आप यहां आए तो नेगेशन अंदर लेके आए तो डी मॉर्गन लॉ, और जब डी मॉर्गन लॉ लग गया ऑडियंस, डी मॉर्गन, अच्छा एक मिनट, नेगेशन अंदर आया, अब ये नेगेशन इसके अंदर भी जाएगा, फिर से डी मॉर्गन लॉ, इससे कौन सा लॉ लगेगा डी मॉर्गन लॉ ना, ये नेगेशन ऑफ P और नेगेशन क्या हो जाएगा नॉर्मल Q बन जाएगा, कौन सा लॉ डी मॉर्गन लॉ। अब आप ऑडियंस सोचिए डी मॉर्गन लॉ लग चुका है,
यहाँ तक पहुंच चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, लाना क्या है, एक मिनट आपके एक्सरसाइज में देखता हूँ लाना क्या है। पी एन, अरे रे जो लाना हो आ गया क्या, अरे यही आंसर है ऑडियंस, सॉरी ये एलएचएस क्या है आपका, आरएचएस, ये आपका आ चुका है। तो आप एक बार फिर से क्वेश्चन लिख दीजिए जो लिखा है इक्विवेलेंट इसके, ओके प्रूफ। तो फाइनली आपके जो चारों क्वेश्चन दिए हो चुके हैं। अब मैं बनाऊंगा आपका 1.5 जो नेक्स्ट पार्ट होगा। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और बताइए इस चैनल के बारे में thescience.com, जिसपे आपको एसएससी एज वेल एज एचएससी 12वीं और 10वीं का आपको मैथ्स 1 एज वेल एज आपको साइंस का पूरा एक्सप्लेनेशन मिलेगा, 10वीं का साइंस 1 साइंस 2 का। ओके तो आप सपोर्ट कीजिए। अब ये नया चैनल है thescience.com और जल्दी यस इसको भी हम ऊंचे लेवल पे लेके जाएंगे आपके सपोर्ट के साथ। ओके थैंक यू।